हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को उसका बेनिफिट मिल सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ इससे ही बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। तो जो लोग आज अपने टाइम को खुद पर, समय को अपने पर खर्च करते हैं, आने वाले समय पर लोग उसको गूगल पर सर्च करते हैं। इसलिए आपको कि क्या दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल करके दे। तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही छोटी छोटी डिजीज के बारे में, लेकिन छोटी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। बात करते हैं यहाँ पर, पहले पढ़ेंगे अपन जीका वायरस के बारे में। जीका क्या होती है? तो जीका एक वायरल डिजीज होती है जो कि मेनली किससे फैलती है, क्या इसका मैनिफेस्टेशन होता है, क्या इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, डायग्नोसिस किससे करते हैं, साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, क्या वैक्सीन होती है नहीं होती है, इन सभी के बारे में आज ब्रॉड वे में अपन डील करने वाले हैं। तो बात करते हैं जीका वायरस के बारे में कि जीका वायरस क्या है। तो जीका क्या होती है? एक वायरल डिजीज होती है। तो इट इज ए वायरल डिजीज, ये एक वायरस से फैलने वाले डिजीज होती है। वायरस कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एजेंट होता है जीका वायरस या फ्लेवी वायरस देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो आप इसको जीका वायरस कह सकते हैं। और जीका वायरस क्या होता है? एक किस टाइप का वायरस है? ये एक फ्लेवी वायरस होता है। तो जीका वायरस इज ए फ्लेवी वायरस। ये क्या है? जीका वायरस से फैलने वाले एक डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट इसका जीका वायरस होता है या फ्लेवी वायरस से फैलने वाले एक डिजीज होती है जो कि मेनली क्या होती है? वेक्टर बोर्न डिजीज है। ये क्या है? वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। वेक्टर से इसका ट्रांसमिशन होता है तो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। अब इसका जो वेक्टर होता है कौन सा देखने को मिलेगा? तो वेक्टर इसका होता है यहाँ पर एडिस देखने को मिलता है। एडिस एडिस एजिप्टाई, जो कि किसके लिए भी जिम्मेदार था? डेंगू के लिए भी जो वेक्टर होता है वही वेक्टर इसका भी होता है, जीका वायरस का। तो जीका वायरस के लिए भी जो वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है एडिस एजिप्टाई देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के, किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलता है? तो बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से लेकर के 3 दिन का देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या वायरस के एंटर करने से लेकर के उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आता है, उस पीरियड को नाम दिया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। 1 से 3 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, किसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जिसके द्वारा कैसे फैल सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मेनली देखने को मिलेगा ये क्या होती है? पहला तो क्या है? वेक्टर बोर्न होता है कि वेक्टर से फैलने वाली होती है। वेक्टर, और वेक्टर क्या है? एडिस एजिप्टाई, जो कि किसका भी होता है? डेंगू का भी होता है। तो वेक्टर बोर्न हो सकता है। सेकंड नंबर पे हो सकता है कि ये किससे फैल सकती है? कंजेनाइटल हो सकती है, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान फैल सकती है। तो यहाँ पर कंजेनाइटल हो सकता है। और कंजेनाइटल में कैसे होता है? ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान फैलेगा। और डिलीवरी के दौरान बच्चे का अगर मदर टू फीटस में देखने को मिलता है तो उसे कंजेनाइटल के नाम से जाना जाता है। मदर से लेकर के अगर उसके बच्चे में, भाभी जी से उसके बच्चे में चला जाता है तो उसे नाम दिया जाता है कंजेनाइटल के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर है कि ये किससे फैल सकता है? तो ये मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। तो बीटी से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। बात करें यहाँ पर और किससे फैल सकता है? तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये मेनली फैल सकता है। तो मेनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बोर्न होता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो कंजेनाइटल हो सकता है, भाभी जी से उसके बच्चे में फैल सकता है, नन्हे मुन्ने रसगुल्ले में जा सकता है। या बात करें कि यहाँ पर मदर टू फीटस जो ट्रांसमिशन होता है उसे कंजेनाइटल के नाम से जाना जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, मदर से उसके फीटस में चला गया। या बात करें सेकंड नंबर पे, इसे ही ट्रांसप्लेसेंटल कहते हैं, प्लेसेंटा के
थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है या फिर इसे पेरिनेटल ट्रांसमिशन कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है। बात करें बीटी से, बीटी का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। बात करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बीटी से एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आप किसी में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे तो ब्लड की क्रॉस मैचिंग के लिए आपको सबसे पहले तो पर्सन का क्या भेजना होता है, सैंपल भेजना होता है। एक रेड या प्लेन वायल में आपको सैंपल भेजना है, एक ईडीटीए वायल में सैंपल भेजना होता है। वहां पर उसका क्रॉस मैच करके क्या देते हैं, वहां पर वो ब्लड दे देते हैं। बात करेंगे अब ब्लड बैंक से ब्लड दे दिया है, आप उसको क्या करोगे, आपको सबसे पहला काम होता है जैसे ही ब्लड आता है, बीटी आता है, आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना है। अब क्या करेगा डॉक्टर, उसमें बीटी नोट डाल देता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ये सब कुछ लिख देता है। उसमें बैग का नंबर लिखना होता है, ट्यूब नंबर लिखना होता है और उनका सभी के बीटी मॉनिटरिंग सीट होती है, इन सब पर लिख करके आगे बात करेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए किसी को क्या हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर बीटी ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। जैसे ही मान लीजिए किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें मेनली देखने को मिलता है कि वो क्या हो जाता है, उसमें ईचिंग होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाएगा, पर्सन होगा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होने लग जाती है, रेस्पिरेशन होता है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। बात करें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीपनिया देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम आते हैं। बात करें कि सबसे पहले आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है तो क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो आपको स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहला ही काम ये होता है। आप मान लीजिए किसी वार्ड में या आईसीयू में काम कर रहे हैं, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, उस दौरान अगर आपको क्या हो गई है, किसी पर्सन को यहाँ पर आपके पेशेंट को ब्लड रिएक्शन देखने को मिली है, तो सबसे पहले आपको स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन को सबसे पहले आपको स्टॉप करना है फर्स्ट स्टेप में। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप की बात करें तो अब आपको क्या करना है, कैनुला को फ्लश करना होता है या लाइन को फ्लश करने के लिए वहां पर क्या करना है, एनएस फ्लश टू लाइन, एनएस फ्लश करो। इन लाइन में क्या करना है, एनएस को फ्लश करना है, एनएस से फ्लश करना है लाइन को, ताकि वो क्या रहे, लाइन है वो पैटेंट रहे। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपने जैसे स्टॉप कर दिया ट्रांसफ्यूजन को, एनएस को फ्लश कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, एचसीपी को नोटिफाई करना है, बताना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, नोटिफाई द फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन को नोटिफाई करना है। अब जैसे ही आपने नोटिफाई कर दिया तो आपका डॉक्टर को नोटिफाई करना है, बताना है कि वो आकर के क्या करे, पर्सन को क्या हो गई है, रिएक्शन देखने को मिला है। तो अब पर्सन आकर के डॉक्टर देखेगा और उसके बाद में वो क्या देता है, एंटी एलर्जिक देखेगा, हाइड्रोकोड लगाते हैं, यहाँ पर डेक्सा देते हैं, हाइड्रोकोड देते हैं और उसके साथ में फेनेरामाइन या एविल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो इसका मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेड करना है और मेनली आपको ब्लड बैंक को फिर यहाँ पे क्या करना है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है, जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है उसको नोटिफाई करना है और उसके बाद में जो भी रिएक्शन हुई है उसको डॉक्यूमेंटेड करना होता है। तो ये आपका क्या किया जाता है, इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके रखना होता है। और आपने जो भी अब इसके बाद में क्या करेंगे, ब्लड का यहाँ पर उसमें यूरिन का क्या किया जाता है, वापस से सैंपल भेजा जाता है, यूरिन का जांच के लिए सैंपल भेजते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या किया जाता है, पूरी तरीके से आपको हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो यहाँ से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, कंजेनाइटल होगा, कंजेनाइटल को कहा जाता है, पेरिनेटल हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर बोन मेनली देखने को मिलता है, वेक्टर बोन देखने को मिलता है जो कि वेक्टर की वजह से फैलता है। और वेक्टर कौन सा होता है, तो वेक्टर एडिज इजिप्टाई का वेक्टर नामक वेक्टर इसका देखने को मिलेगा। बात करें इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, क्या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा या फिर क्या इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो बात करते हैं नॉर्मल कॉन्वेनेंस का।
कॉमन साइन सिम्टम में क्या क्या इसका कॉमन साइन सिम्टम होते हैं, तो अक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर का अक्यूट ऑनसेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जल्दी से क्या आ जाता है, अक्यूट ऑनसेट होगा फीवर का। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस देखने को मिलते हैं, मैक्यूलो पेपुलार रेसेस, मैक्यूलो और पेपुलार रेसेस का मतलब होता है इसमें पेप्यूलियर रेसेस में क्या होगा, मैक्यूल और उसमें क्या बन जाते हैं, पेप्यूल बनेंगे। अब मैक्यूल, पेप्यूल, वसाइकल, पस्टूलिया, स्कैड क्या क्या होते हैं वो सभी के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मैक्यूल का मतलब होता है केवल यहाँ पर रेड कलर का क्या बनेगा, रेसेस बनेगा, एलिवेटेड नहीं होता है। पेप्यूल में जो रेड कलर का चकता बनाता है, रेसेस बनाता है, उसका एलिवेशन हो जाता है। बात करें वसाइकल की, तो वेसाइकल में यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट था उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है वेसाइकल के नाम से। और पस्ट्यूल का मतलब होता है कि अगर उसमें पस फॉर्मेशन होने लग जाता है तो उसे नाम देते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से पस का फॉर्मेशन हो जाता है उसे नाम दिया जाता है पस्ट्यूल। तो यहाँ पर मैक्यूलोपैपुलर रेसेस देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो यहाँ पर जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा और जॉइंट पेन को नाम दिया जाता है अर्थरालजिया के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें यहाँ पर माइल्जिया देखने को मिल सकता है, और माइल्जिया का मतलब होता है कि मसल्स पेन के नाम से जाना जाता है, तो मसल्स पेन माइल्जिया कहलाता है। अर्थरालजिया का मतलब होता है जॉइंट पेन। ये सभी छोटी छोटी टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि जॉइंट पेन को क्या कहते हैं, अर्थरालजिया कहते हैं, माइल्जिया किसे कहते हैं, मसल्स पेन को नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। आगे बात करें तो इसमें हेडेक देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिलेगा, या इसमें देखने को मिल सकता है हेडेक के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। और कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और कहाँ का इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा जो कि आंख में पाई जाने वाली लेयर होती है कंजक्टाइवा, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। और कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो नोन एज द, इसे पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो नोन एज पिंक आई के नाम से जाना जाएगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो दिल दीवाना हो गया, तो वो वाला हिसाब आपके साथ हो जाता है। अगर आप अपने सोना मोना बाबू जानू की आंखों में देखते हैं और आपको आंखें लाल दिखाई देती है या गुलाबी दिखाई देती है, तो गुलाबी आंखें देख करके आपको क्या नहीं होना है, रोमांटिक मूड में नहीं आना है और पता करना है कि कहीं उसको क्या तो नहीं हो गया, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस में भी गुलाबी आंखें हो जाती है, पिंक कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है आई का। तो आपको वहां पर क्या करना है, इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ करके पहले क्या करना है, ध्यान देना है कहीं उसको कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया है। और अगर कंजक्टिवाइटिस उसको हो गया है तो आप में भी हो सकता है। इसीलिए कंजक्टिवाइटिस को आप उसके लिए प्रिवेंशन करना है तो आप क्या करना है, गूगल्स का उसका यूज करना है, गूगल्स का यूज करते हैं ताकि इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो ये इसके मेनली कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं। लेकिन पूछ लिया जाए कि कंजेनाइटल जीका वायरस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, अगर मदर थी उसमें जीका वायरस था और वो भाभी जी ने वो एक बच्चे को क्या किया है, जन्म दिया है, तो उस बच्चे में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जीका, कंजेनाइटल जीका वायरस होता है जो कि मदर से फीटस में देखने को मिलेगा। अगर कोई फीमेल थी वो इन्फेक्टेड थी और उसको फीटस की डिलीवरी होती है तो उसमें वो चला जाता है, तो इसी को कंजेनाइटल जीका वायरस के नाम से जानते हैं। अब कंजेनाइटल जीका वायरस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर डेंजर साइन एंड सिम्टम आएंगे, वहां पर कॉमन साइन एंड सिम्टम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल जीका वायरस साइन एंड सिम्टम्स। कंजेनाइटल जीका वायरस के साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा कि यहां पर ब्रेन स्टीम का डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन, ब्रेन स्टीम का क्या देखने को मिलेगा,
डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। अब हाइपर अगर रिफ्लेक्सिया हुआ है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया का मतलब होता है उसमें जो रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स होते हैं ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, उसको सीजर आने लग जाएंगे, उसमें ट्रेमर आने लग जाते हैं। अब सीजर और ट्रेमर्स में क्या फर्क होता है, तो सीजर का मतलब होता है कि पूरे बॉडी के एक मसल्स, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स में अगर क्या आते हैं वहां पर सीजर, या बॉडी के लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स में क्या देखने को मिलता है, वहां पर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उसे नाम दिया जाता है सीजर के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रेमर का मतलब होता है कि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर क्या आ रहा है, वहां पर मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उन्हें नाम देते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट इन द पर्टिकुलर मसल्स में अगर कोई मूवमेंट देखने को मिलता है ट्रेमर के नाम से जाना जाता है। एपिलेप्सी क्या होती है, तो एपिलेप्सी एक डिजीज होती है जिसमें मेनली क्या होते हैं, सीजर आते हैं। तो सीजर एक साइन एंड सिम्टम होता है, यह एक सिम्टम होता है, जबकि एपिलेप्सी एक डिजीज होती है। कन्वल्जेंस क्या होता है, या कन्वल्जेंस यहाँ पर मेनली क्या होते हैं कि फिट्स क्या होते हैं, कन्वल्जेंस। तो फिट्स क्या देखने को मिलेगा, तो फिट्स किसे कहते हैं, तो फिट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो जर्किंग मूवमेंट आते हैं उन्हें फिट के नाम से जानते हैं। तो जर्किंग मूवमेंट किसमें आते हैं, मेनली एपिलेप्सी एक डिजीज होती है जिसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, सीजर आते हैं। तो सीजर एक सिम्टम होता है, जबकि एपिलेप्सी एक डिजीज होती है। और फिट्स का मतलब होता है कि एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी नाम से जाना जाता है, उसे नाम देते हैं कि वहां पर कन्वर्जन आ रहा है या फिट्स आ रहे हैं। तो कन्वर्जन का मतलब होता है कि बॉडी का एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है, उसे कन्वर्जन या फिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, ब्रेन स्टेम का डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के साइन एंड सिम्टम आते हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेंजर साइन एंड सिम्टम होते हैं। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के कि क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, न्यूबॉर्न में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो न्यूबॉर्न में जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो मेनली माइक्रोसिफेली देखने को मिलेगा। अब माइक्रोसिफेली का मतलब क्या होता है, माइक्रोसिफेली का मतलब होता है जो ब्रेन की साइज होती है उसका कम पाया जाना, माइक्रोसिफेली कहलाता है। माइक्रो का मतलब होता है साइज का छोटा होना, और सिफेली का मतलब होता है ब्रेन। तो डिक्रीज द साइज ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, कम देखने को मिलती है, तो उसे नाम दिया जाता है माइक्रोसिफेली के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जीका वायरस इन न्यूबॉर्न, तो आंसर देना है माइक्रोसिफेली। लेकिन बात पूछ ली जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जीका वायरस इन अडल्ट, तो अडल्ट में क्या हो सकती है, तो अडल्ट में मेनली देखने को मिलेगा जीबी सिंड्रोम करवा सकती है। जीबी सिंड्रोम अपन ने अच्छे से डील किया है। जीबी सिंड्रोम क्या होता है, तो जीबी सिंड्रोम का मतलब होता है गुलियन बारे सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, ये क्या होता है, एक इसमें असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो उसमें जो पैरालिसिस होता है असेंडिंग टाइप का देखने को मिलता है, असेंडिंग पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, जहां पर असेंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर पेरिफेरी से सेंटर बॉडी पार्ट की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो इन्फेक्शन होता है या जो पैरालाइसिस होता है ये नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है, इसे असेंडिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन बात करें डिसेंडिंग की, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, डिसेंडिंग कहलाता है। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाएगा, असेंडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर असेंडिंग पैरालाइसिस देखने को मिलता है। अब क्या होता है जीबी सिंड्रोम, तो जीबी सिंड्रोम का मतलब होता है यहाँ पर मेनली क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन इन द डिमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन इन द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, उनका जो न्यूरॉन होते हैं उनका डिमाइलिनेशन होने लग जाता है। तो यहां पर आपको लिखना है डिमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन ऑफ
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगर न्यूरॉन का डिमाइलिनेशन होने लग जाता है, उनके जो न्यूरॉन होती है उनकी जो माइलिन शीथ होती है उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, तो उसे डिमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। इसमें असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है, इसे जीबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मेनली क्या होगा, जो कि आपके डिमाइलिनेशन हो जाता है न्यूरॉन का, पीएनएस में जो भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनका क्या होने लग जाता है, डिमाइलिनेशन होने लग जाएगा, तो इसे नाम दिया जाता है मेनली यहाँ पर जीबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी सीएनएस की कौन सी सेल होती है, पीएनएस में कौन सी सेल पाई जाती है, उन सेल का आपको पता रखना है। तो सीएनएस में जो सेल पाई जाती है एस्ट्रोसाइट होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट देखने को मिलेगी, माइक्रोग्लिया होती है एंड एपेंडाइमल सेल होती है। लेकिन बात करें यहाँ पर पीएनएस में कौन कौन सी सेल पाई जाती है, तो पीएनएस में 2 टाइप की सेल होती है, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। तो यहाँ पर स्वान सेल के खिलाफ में ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, और जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, बात करें कि इसका कोज क्या देखने को मिलेगा, तो इसका कोज होता है ऑटो इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी में, खुद की ही बॉडी में, बॉडी के खिलाफ या पर्टिकुलर किसमें, इसमें ऑटो इम्यूनिटी किसके खिलाफ बन जाती है, तो श्वान सेल के खिलाफ में यहाँ पर एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडी का मतलब होता है स्वान सेल के खिलाफ में या उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, और वो जाकर के स्वान सेल को डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है, बॉडी की अपनी ही सेल को अगर बॉडी खाने लग जाती है या उसका डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ बॉडी सेल बाय द सेल्फ इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम के द्वारा बॉडी की सेल को खुद के ही द्वारा उसका डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है, तो उसे ऑटो इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी एक डिजीज होती है, मेनली इसका कॉज होता है ऑटो इम्यून की सिस्टम की वजह से होता है ऑटो। अब जो दूसरा इसका डिजीज होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, जो कि मेनली सीएनएस की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। अब उसमें भी तो होता है डिमाइलिनेशन होने लग जाता है न्यूरॉन का, किसके खिलाफ होगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन होते हैं उनका डिमाइलिनेशन हो जाता है। इसका भी जो मेन कॉज होता है ऑटो इम्यूनिटी होती है, उसमें किसके खिलाफ बनने लग जाती है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है, उनके खिलाफ में एंटीबॉडी बनती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अब इसका बात करते हैं जीबी सिंड्रोम में, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया जीबी सिंड्रोम, किसका, अडल्ट में पाया जाता है, जीका वायरस की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, न्यूबॉर्न में माइक्रोसेफेली होती है। लेकिन बात करें यहाँ पर अडल्ट में, तो जीबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अब जीबी सिंड्रोम का मोस्ट सीवियर क्या होता है, या मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन कब कहोगे, जब जाकर के ये क्या कर देगा, रेस्पिरेटरी, ये क्या कर देता है, रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर लेगा तो उसमें क्या करवा सकता है, यहाँ पर डायफ्राम को जब ये अब रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती है, मेनली ये डायफ्राम होती है, और जब ये डायफ्राम को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसमें क्या करवा सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर करवा सकता है, रेस्पिरेशन को सीज करवा सकता है। तो ये मेनली इसमें देखने को मिलता है। और रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया तो उस पर्सन में, अब इस पर्सन में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो इस पर्सन का ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो इस पर्सन का ट्रीटमेंट होता है आईवीआईजी चलाया जाता है। इसमें आईवीआईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से इसको जानते हैं, तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें दिया जाता है, ताकि वो जाकर के जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी थी उनको क्या कर सकता है, उनके डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर सके, या जो ऑटो एंटीबॉडी था उनको क्या कर सकता है, बॉडी का जो डिफेंस था उसको क्या कर देगा, यहाँ पर कम कर देता है। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है आईवीआईजी के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से इसको जानते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, ये सबसे मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है इसका जीबी सिंड्रोम का, कि जब जाकर के ये पैरालाइसिस कर देता है डायफ्राम का या रेस्पिरेटरी मसल्स का,
तो उस पर्सन को क्या करना पड़ता है, तुरंत इंट्यूबेट करना होता है। इंट्यूबेशन में बात करें तो इंट्यूबेशन कब करते हैं, इंट्यूबेशन का मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल करके उसके एयरवे को सिक्योर करना, इंट्यूबेशन के नाम से जाना जाता है। अब इंट्यूबेशन कब कर सकते हैं, जब या तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल होता है, जीसीएस जो अपन ने पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है जीसीएस का, तो 8 से कम हो जाता है अगर इसको, तो उसका क्या करना पड़ता है, वहां पर क्या करना है, उसको मेनली इंट्यूबेट करना है। अब साइज क्या होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब के, कौन कौन सी साइज कौन से में यूज करते हैं, ये सभी अपन ने एंडोट्रेकियल प्रोसीजर पढ़ा था। एंडो जब फंडा पढ़ी थी उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये अपन ने एक क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर, जीबी सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन का, पूरे जीबी सिंड्रोम को खोल करके रख दिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को खोल करके रख दिया है। एक क्वेश्चन से पूरी एमएसएन में आने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जीबी सिंड्रोम से, उन सभी को घुमा करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज से बहुत सारे क्वेश्चनों का, तमाम क्वेश्चनों का आंसर आपको चारों तरफ से मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये जीका वायरस का यहाँ पर खेल खत्म हो गया है। आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर जीका वायरस को कब यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक घोषित कर दिया था, तो डब्ल्यूएचओ ने कब कहा कि ये एक क्या है, हेल्थ इमरजेंसी है। यहाँ पर मेनली इसको इमरजेंसी घोषित कब कर दिया गया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने, तो फरवरी 2016 में डब्ल्यूएचओ ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब इसको क्या कर दो, फरवरी 2016 में कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। और 2017 में आते आते यहाँ पर मेनली भारत में इसका केस मिल गया। कहां पर मिला, तमिलनाडु और गुजरात में 2017 में फर्स्ट केस आ गया था भारत का। इन फरवरी 2016 में इसको क्या किया था। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में, जीका वायरस के बारे में कि जीका को क्या कर दिया गया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित कर दी गई थी, फरवरी 2016 में डब्ल्यूएचओ ने क्या कर दिया था, इसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। और बात करते हैं फर्स्ट केस इन इंडिया में इसका फर्स्ट केस कहां पर देखने को मिला, कब आया था, तो 2017 में देखने को मिला। कहां पर आया, तमिलनाडु और गुजरात में इसका, तमिलनाडु और गुजरात में फर्स्ट केस देखने को मिला। तो फर्स्ट केस आया था इंडिया में 2017 में आया, तमिलनाडु और गुजरात में इसका फर्स्ट केस देखने को मिला था। आगे बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था 2016 में, और 17 में आते आते भारत के तमिलनाडु और गुजरात में कहा गया था, फर्स्ट केस यहाँ पर रिपोर्टेड कर लिया गया था। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, पढ़ते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोस्टिक एवल्युएशन क्या करते हैं। तो यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए आरटीपीसीआर करवाया जाता है। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रियल टाइम, अगर क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आरटीपीसीआर की, तो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। तो आरटीपीसीआर का मतलब हुआ रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये 2 टाइप से कर सकते हैं। अगर ब्लड में करते हैं तो क्या पता करते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडी का, लेकिन एंटीजन का पता लगाया जाता है आपके, तो यहाँ से नेजल और थ्रोट का स्वैब लिया जाता है। तो बात करें आरटीपीसीआर, अगर सीरम की बात करें तो सीरम में क्या करेंगे, ब्लड का यूज किया जाता है, उसके सीरम को लिया जाता है और यहाँ पर 1 से 3 दिन पर ये करवा सकते हैं आरटीपीसीआर। लेकिन बात करें यहाँ पर, अगर आप स्वैब यूज कर रहे हैं, और स्वैब में कौन सा यूज करते हैं, तो स्वैब में नेजल और थ्रोट स्वैब, नेजल एंड थ्रोट स्वैब का इसमें मेनली नेजल और थ्रोट स्वैब को इसमें यूज किया जाता है। बात करते हैं कब तक इसको करवा सकते हैं, तो नेजल एंड थ्रोट स्वैब होता है 3 to 5 डेज पर करवा सकते हैं। तो ये मेनली आपका टेस्ट हो गया, आरटीपीसीआर से इसको डिटेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि मॉस केसेस 2016-18 में मॉस केसेस
जयपुर, राजस्थान के जयपुर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है 2018 में मॉस केसेस रिपोर्ट करे गए थे राजस्थान में जयपुर में, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मॉस केसेस रिपोर्टेड किए गए जयपुर राजस्थान में 2018 में सबसे ज्यादा जीका वायरस के केस थे वो आए थे। तो जीका वायरस का मौत सबसे ज्यादा 2018 में केस कहां रिपोर्ट किए गए थे? जयपुर में बहुत ज्यादा फैला था। तो ये जीका वायरस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीका वायरस के साथ में आपने कितने क्वेश्चनों का डील कर लिया गया है। तो जीका वायरस से हट करके आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डील कर लिए हैं। अब अपन ने बात करी थी माइक्रोसेफेली के, तो माइक्रोसेफेली में अपन ने पढ़ा था कि ब्रेन की साइज का कम रह जाना माइक्रोसेफेली के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो हेड की जो साइज होती है, हेड का सरकमफेरेंस होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन आता है हेड सरकमफेरेंस कितना देखने को मिलता है। एट बर्थ की बात करें तो 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर 3.3 to 3.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा एट बर्थ। लेकिन बात करते हैं बात करेंगे यहाँ पर कि हेड का सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 33 to 35 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा एट बर्थ पे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, चेस्ट सरकमफेरेंस की अगर बात पूछी जाती है कि चेस्ट का सरकमफेरेंस कितना होता है, तो यहाँ पर एट बर्थ देखने को मिलेगा 31 to 33 सेंटीमीटर होता है। यानी कि मतलब हुआ इसका कि जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो ज्यादा होता है चेस्ट सरकमफेरेंस से। एट द बर्थ पर, बर्थ के दौरान क्या होगा, यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 31 से 33 सेंटीमीटर होगा। बात करते हैं एब्डोमिनल सरकमफेरेंस का, तो एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होता है इससे भी कम देखने को मिलेगा। तो एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होता है वो केवल और केवल 30 से लेकर के 32 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। अब बात करते हैं हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस होता है कब इक्वल हो जाता है, तो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस होते हैं 1 साल की एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल पर ये क्या हो जाते हैं, हेड सरकमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 1 साल की उम्र पर या 1 साल पर क्या हो जाता है, हेड सरकमफेरेंस होगा चेस्ट सरकमफेरेंस से बराबर हो जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, चेस्ट का सरकमफेरेंस होगा वो बढ़ने लग जाता है और हेड का सरकमफेरेंस होता है हमेशा चेस्ट के सरकमफेरेंस से कम आएगा। इसका मतलब हुआ कि बाद में जैसे 1 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद हमेशा चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो ज्यादा होता है हेड सरकमफेरेंस की बजाय, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट का क्या होने लग जाता है, इंप्रूवमेंट होने लग जाता है, उसमें मसल्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो ये और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर अब दिखाई देता हूं कि हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होती है एट बर्थ, तो हाइट होती है वो देखने को मिलती है 45 to 50 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिलेगी। डबल हाइट कब हो जाती है, तो डबल हो जाती है हाइट, डबल हाइट कब हो जाती है, तो यहाँ पर एट द एज ऑफ 4 ईयर, 4 साल पर हाइट होती है वो डबल हो जाती है। बात करें हाइट ट्रिपल कब हो जाती है, तो हाइट का ट्रिपल देखने को मिलेगा 13 ईयर पर हाइट होती है वो ट्रिपल हो जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, आपको मैंने एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको साथ के साथ क्वेश्चन नोट करना है। तो जल्दी से आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 2 सेकंड का टाइम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में पढ़ने वाले हैं स्कारलेट फीवर के बारे में पढ़ेंगे। स्कारलेट फीवर क्या होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल से फैलने वाला एक डिजीज होती है, मेनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन कफिंग होगा, स्नीजिंग या फिर टचिंग से फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 7 दिन का देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज ग्रुप होता है 5 से 15 साल के बच्चों को अफेक्टेड करता है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्कारलेट फीवर के बारे में पढ़ते हैं कि स्कारलेट फीवर क्या होता है,
कैसे फैलता है, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, क्या डायग्नोसिस होता है और क्या इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें क्या करना है, आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होता है जीका वायरस का। तो यहां पर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कारलेट फीवर के बारे में। अपन पढ़ने वाले हैं कि स्कारलेट फीवर क्या होता है। स्कारलेट फीवर, और स्कारलेट फीवर होती है, ये क्या होती है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल से फैलने वाली डिजीज है। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल से फैलने वाली एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। स्कारलेट फीवर भी इंपॉर्टेंट फीवर होता है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करने वाले हैं स्कारलेट फीवर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो किससे फैलती है, मेनली ये फैलती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से फैलने वाले एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से फैलती है। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलेगा। तो 1 to 7 डेज, 1 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैल सकती है। तो ये जा सकती है मेनली किससे फैलती है, ड्रॉपलेट से फैलता है। और ड्रॉपलेट कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कैसे फैलता है, तो ये फैल सकता है स्नीजिंग से। अगर आपने क्या किया है, स्नीजिंग कर दी है, खांसने से फैल सकता है, कफिंग से फैल सकता है, छींकने से फैल सकता है, स्नीजिंग से फैल सकता है, या फिर आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी, या फिर फैल सकता है डायरेक्ट आपने कांटेक्ट किया है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट या टचिंग से फैल सकता है। तो इस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है। बात करते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम के बारे में, किसका इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर मेनली बात करी थी अपन ने, कल भी जहां पर पढ़ा था, बात करी थी अपन ने ट्राइकोमोनियासिस की, उसमें स्ट्रॉबेरी वेजाइना देखने को मिल रहा था। तो यहां से मैं 3-4 क्वेश्चन आपको फिर देने वाला हूं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा। यहां पर स्ट्रॉबेरी टंग और फेस। अब स्ट्रॉबेरी आपने देखी होगी, देखी नहीं होगी, खाई होगी, खाई नहीं होगी, तो उसकी खुशबू तो आपने महसूस करी होगी। तो स्ट्रॉबेरी क्या होता है, यहाँ पर आजकल तो स्ट्रॉबेरी के अलग अलग फ्लेवर आने लग गए हैं। आपके कोई लिपस्टिक में भी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा होगा, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉबेरी टंग किसमें देखने को मिलती है, स्कारलेट फीवर में देखने को मिलती है। और स्ट्रॉबेरी टंग होती है एक और जगह देखने को मिली थी, कल अपन ने बात करा था कि स्ट्रॉबेरी, यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लीजिए, स्ट्रॉबेरी टंग इज ऑल्सो सीन इन कावासाकी डिजीज। जो कावासाकी डिजीज होती है उसमें भी मेनली क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिल रही थी। बात करते हैं स्ट्रॉबेरी टंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी टंग और स्ट्रॉबेरी फेस देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वजाइना के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रॉबेरी वजाइना होती है किसमें देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉबेरी वजाइना के बारे में अपन ने जब पढ़ा था, कौन सी डिजीज थी जिसमें स्ट्रॉबेरी वजाइना देखने को मिला था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो स्ट्रॉबेरी वजाइना मेनली देखी जाती है ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस में मेनली देखने को मिलती है। किसकी वजह से होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की वजह से जो डिजीज होती है उसे नाम दिया जाता है ट्राइकोमोनासिस के नाम से, ट्राइकोमोनियासिस के नाम से जानते हैं और इसे नाम देते हैं ट्राइकोमोनियासिस, इज आल्सो नोन एज
इट आल्सो नॉन एज किसके नाम से इसको जाना जाता है, तो इसे नाम देते हैं मोनो डिजीज या किसिंग डिजीज, मोनो डिजीज, एंड नाम दिया जाता है इसको किसिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। अब वापस ही आपके क्या है, इसको ब्रैकेट बना करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको साथ साथ आपको नोट करते जाना है। आगे बात करते हैं किसका सेकंड साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या देखने को मिल सकता है, पेपर्स एंड रैशेस देखने को मिल सकते हैं, पेपर सैंड रैशेज। पेपर सैंड रैशेज का मतलब होगा कि जहां पर आपने देखा होगा वो पेपर होते हैं, उन पर कैसे तरीके के कुछ दाने दाने से दिखाई देते हैं, जहां पर आप मेनली जो यूज करते हैं यहाँ पर वाइप्स के लिए, उसमें वैसे वाले अगर मान लीजिए आपको ऐसे दाने नजर आएंगे कि आपने क्या कर दिया है, जो पेपर सैंड वाली वैसे जैसे रेगमाल होता है उस तरीके से आपने चमड़ी को घिस दिया है, तो वैसे वाले आपके शरीर पर क्या हो जाते हैं, पेपर सैंड रैशेज देखने को मिलेगा। फीवर होता है, बॉडी एक देखने को मिलती है तो फीवर होगा, और फीवर का मतलब होता है कि इन्फेक्शन होता है, बॉडी में आ गया है। बात करते हैं यहाँ पर बॉडी एक देखने को मिलता है, पूरी बॉडी में पेन देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ में क्या आ सकती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है, तो स्वेलिंग इन लिम्फ नोड की क्या हो सकती है, यहां पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, तो स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड का स्वेलिंग भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी फेस और स्ट्रॉबेरी टंग किसमें देखने को मिलता है, तो दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर कावासाकी डिजीज में भी देखने को मिलेगा और स्कारलेट फीवर दोनों में देखने को मिलती है। लेकिन बात करें कि स्ट्रॉबेरी वजाइना किसमें देखने को मिलेगा, ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलता है, और ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से देखने को मिलेगा। इसे मोनो डिजीज के नाम से या किसिंग डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करें अगर ड्रग ऑफ चॉइस का, किसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, इसके ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो यहां पर आपको लिखना है डीओसी के बारे में, आप लिख सकते हैं यहां पर कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी, तो डीओसी होती है पेनिसिलिन देखने को मिलेगी, और क्या हो सकती है इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन कल अपन ने पढ़ा था ट्रैकोमा में इरिथ्रोमाइसिन के बारे में, और आज पढ़ रहे हैं अपन पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। जो एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस से किसकी थी, ट्रैकोमा के थे। बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन होती है। किसने करी थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कब करी थी, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थे पेनिसिलिन जिसकी खोज करी थी। आगे बढ़ेंगे, रिलैप्सिंग फीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, किसकी वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिलैप्सिंग फीवर के बारे में कि रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है। तो रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है कि यह भी एक क्या होता है, जीनस ऑफ बोरेलिया, बैक्टीरिया ऑफ जीनस बोरेलिया से फैलने वाली एक डिजीज होती है। ये 2 टाइप से फैल सकती है, या तो इसका टिक बॉर्न हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, ये फिर लाउस बॉर्न देखने को मिलेंगे। तो या तो लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, या टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 15 दिन का देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, तो उसमें सडन फीवर होगा, चिल्स होगा, बॉडी एक देखने को मिलेगी, सीवियर जॉइंट और मसल्स पेन देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेट्रासाइक्लिन, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो नेक्स्ट जो
जो अपना टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। क्वेश्चन है कहीं से भी आ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना होता है। कि अगर आज आप समय के आज जो लोग अब समय को खुद पर खर्च करते हैं, आने वाले समय पर लोग उसको गूगल पर सर्च करते हैं। तो आपको आज सिर्फ अपने लिए जीना है या आपको किसी के लिए आइडियल बनकर जीना है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके जोश जुनून और जज्बे पर डिपेंड करता है कि आप आज से कितना ज्यादा बेटर दे सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपकी वजह से एक और आदमी अगर सक्सेस होता जाता है तो उसके लिए आपको प्राउड फील करना है और किसी के लिए आइडियल या आदर्श बनकर के जीना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जोश जुनून जिंदगी में कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा किसी से हार नहीं माननी है, कभी भी आपको निराश नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू में करना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। इसलिए किसी भी तरीके से कोई भी विषम परिस्थितियां हो, घबराना नहीं है, झुकना नहीं है। हमेशा आपको अपना पूरी तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ में अपनी मेहनत करनी है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और यहाँ पर मेहनत होती है एक दिन सफलता दिला करके जाने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पर रिलैप्सिंग फीवर के बारे में। रिलैप्सिंग फीवर के बारे में पढ़ेंगे कि रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है। तो रिलैप्सिंग फीवर होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है रिलैप्सिंग फीवर। और रिलैप्सिंग फीवर क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज होती है। अब पॉजिटिव एजेंट क्या होगा इसका, पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, तो बैक्टीरिया ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ जीनस बोरिलिया। जीनस बोरिलिया का बैक्टीरिया होते हैं, जीनस बोरिलिया के बैक्टीरिया होते हैं। उनसे क्या होता है, जीनस बोरिलिया से ये फैलने वाले डिजीज होती है। तो जीनस बोरिलिया, बोरिलिया का मतलब होता है ये नहीं है कि आपने बैक्टीरिया का नाम लिया जीनस बोरिलिया और आप बोरी उठा करके चल दिए कि बोरिलिया बैक्टीरिया है तो इसको बोरी में क्या कर लेंगे, ढककर रख लेंगे। तो बोरी में आपके ढक करके नहीं रखा जाएगा ये बैक्टीरिया। तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका बैक्टीरिया ऑफ द जीनस बोरिलिया होता है। बोरिलिया का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, बोरी का मतलब तो आप जानते होंगे, जो यहाँ से अब्रॉड से आए हुए लोग हैं वो शायद बोरी के बारे में नहीं जानते होंगे। मेरे जैसी आदमी तो बोरी के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा जहां पर प्याज की बोरियां आती है, मूंगफलियां की बोरियां आती है, यहाँ पर अनाज की बोरियों में भरकर आती है। लेकिन जो अब्रॉड से आए हुए हैं, अब आप समझ सकते हैं कि कौन अब्रॉड से आए हुए हैं हमारी क्लास में, तो उनको पता नहीं होगा कि बोरियां क्या होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज होती है। बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो जीनस बोरिलिया होगा। ये मेनली 2 टाइप्स के देखने को मिल सकते हैं। तो कितने टाइप का हो सकता है, तो ये 2 टाइप्स का देखने को मिलेगा, 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। अब 2 टाइप में कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है लाउस बॉर्न, लाउस बॉर्न, लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, या तो लाउस बॉर्न, लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलेगा। सेकेंड वन की बात करें तो क्या हो सकता है, टिक बॉर्न हो सकता है, टिक बॉर्न, टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, या फिर लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर टिक बॉर्न लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर को नाम दिया जा सकता है LBRF। LBRF का मतलब होता है लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। जबकि बात करें टिक बॉर्न की तो टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसके इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें किसका, आईपी कितना देखने को मिलेगा, इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो ये होता है 5 से लेकर के 15 दिन का देखने को मिलेगा। 5 to 15 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर सडन सीवियर क्या होगा,
सीवियर हेडेक देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर सडन फीवर देखने को मिलेगा। फीवर होता है उसका एपिसोड आएगा, सडन होता है। आगे बात करें माइल्जिया या मसल्स पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ में क्या हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकती है, चिल्स देखने को मिलेंगे। चिल्स का मतलब होता है कंपकपी लगना, जॉइंट्स पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ में माइल्जिया हो सकता है, मसल्स में पेन देखने को मिल सकता है। तो ये सब इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके साथ में क्या हो सकता है, पूरी बॉडी में पेन होगा, बॉडी एक देखने को मिल सकता है। नोजिया वॉमिटिंग वाली जो नॉर्मल कंडीशंस होती है सभी में होती है वो हो सकती है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो बात करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट होता है या ड्रग होती है वो क्या होगा, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है यहाँ पर मेनली टेट्रासाइक्लिन होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ द रिलैप्सिंग फीवर के केस में ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन होती है। आगे बात करें अगर टेट्रासाइक्लिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए किसमें दी जाती है, तो कोलेरा का अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वहां पर क्या देखने को मिलती है, टेट्रासाइक्लिन होती है। वो कोलेरा के प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी दी जाने वाली जो ड्रग होती है वो क्या होती है, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कोलेरा के प्रोफाइलैक्सिस के केस में वो भी क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर आपके टेट्रासाइक्लिन देखने को मिलती है। तो बात करें अगर ड्रग ऑफ चॉइस की कोलेरा के केस में कौन सी होती है, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलेरा के केस में। लेकिन टेट्रासाइक्लिन क्या होती है, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दी जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, छोटे छोटे जीका वायरस क्या होता है, स्कारलेट फीवर क्या होता है और रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो छोटा होता है वो खोटा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि छोटे से टॉपिक है इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है कहीं से भी पूरी सब्जेक्ट के किसी भी कोने से बनकर के आ सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं मानना है। किसी का छोटा मान करके आपने अगर उसको छोड़ दिया है तो आपके वो एक नंबर को साथ साथ माइनस में ले जा सकता है, आपका एक नंबर कम करवा सकता है और आपकी सफलता में आगे क्या आ सकता है, दीवार खड़ी कर सकता है। इसलिए किसी भी को भी किसी भी छोटे पर्सन को या किसी भी छोटे क्वेश्चन को छोटा नहीं मानना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बड़ा हो जाता है। इसीलिए याद रखना है। मान लीजिए एग्जाम में अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल कहलाती है बॉडी की। अब इसको सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि स्ट्रक्चर क्या है, एक छोटा सा स्वेल का क्वेश्चन है, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई आने वाला क्वेश्चन है। लेकिन जिस दिन वो एग्जाम में आकर के टपक जाता है उस दिन क्वेश्चन की अहमियत पता लग जाती है सबको। अगर उस क्वेश्चन को जो उस क्वेश्चन की कीमत होती है उसको सबसे ज्यादा मालूम होती है, जिसमें आता हुआ क्वेश्चन है, छठी क्लास से पढ़ रहा था और उस 6 क्लास से पढ़ते हुए क्वेश्चन को अगर उसने गलत कर दिया होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो। इसीलिए कोई भी छोटा किसी भी पर्सन को बेकार नहीं समझना है, किसी भी वस्तु को बेकार नहीं समझना है, किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार समय अवश्य सही बताती है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा मान करके या कभी भी किसी को बेकार समझ करके, व्यर्थ समझ करके आपको उसका अपमान नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप घड़ी देखी होगी पूरे दिन में 24 घंटे में दिन में 2 बार तो कम से कम वो भी सही समय बताती है। इसीलिए कभी किसी का छोटा बड़ा समझ करके अपमान नहीं करना है। अपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई का, अपनी मेहनत का, अपने जोश जुनून जज्बे का, ताकि आने वाले हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाकर के आप झंडे गाड़ सकते हैं। आप पहले विजेता थे, अब भी विजेता है, आने वाले एग्जाम में भी विजेता बनकर के उभरने वाले। तो इसीलिए किसी तरीके का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो पहला कदम या स्टार्टिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद में स्टार्टिंग कर दिया आपने तो उसको कंटिन्यू रखना है। धीरे धीरे आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना होता है, रास्ता भी हमें खुद ही बनाना होता है। इसीलिए किसी तरीके का कोई बिना स्ट्रेस लिए जिंदगी को आराम से हंसी खुशी जीना है। जीना अस्कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी
जिंदगी का बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते और यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे तुम्हें दुनिया कहे पागल आशिक आवारा, लेकिन याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर कोई वीडियो और हर कोई क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ में, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।